Hello students, so we'll move forward in this chapter today in the chemical reactions and equations और इसमें जो है हम जो कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस उसमें अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा टाइप जो है केमिकल रिएक्शंस का आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये जो दूसरी कैटेगरी इट इज़ कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, देखो डीकम्पोजिशन क्या चीज़ होती है। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? तोड़ना, है ना। ये समझ लो कॉम्बिनेशन का जस्ट रिवर्स है। डीकम्पोज जैसे कॉम्बिनेशन में तो जुड़ना होता है, डीकम्पोजिशन में क्या होता है? टूटना होता है। ठीक है, तो अब तोड़नी है कोई चीज़ हमको, तो तोड़नी है तो अब जैसे मान लो अजीब सा एग्जाम्पल है, आपकी टांग तोड़नी है अगर मुझे, तो कैसे तोड़ सकता हूँ? कोई मुझे हथियार चाहिएगा ना, उसके लिए मुझे कोई बेलन चाहिए, कोई बैट चाहिए, कोई हॉकी चाहिए, है ना, कोई थापी चाहिए, उससे मैं आपका जो है पैर तोड़ूंगा। सिमिलरली कोई केमिकल्स जो होते हैं उनमें एटम्स के बीच में बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए भी हमें कोई रिएजेंट एक एजेंट चाहिए होता है। और वो एजेंट जो है वो हो सकता है जैसे हीट, वो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, वो हो सकता है लाइट, डिपेंडिंग कि हमारे को कितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि हम जो है एक कंपाउंड को दूसरे और छोटे कंपाउंड्स में तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी रिएक्शंस जो हैं दे आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। मतलब अगर हम रफली अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए जैसे कोई आपका रिएक्टेंट है AB, तो हम कोई एक टेक्निक लगा के किसी भी तरीके से इसको तोड़ डालेंगे। ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ इसमें जो है आपका सिर्फ एक एक एटम अलग अलग हो जाए, मगर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है छोटे अलग अलग मॉलिक्यूल्स में जब टूटता है तो जो है उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है? A chemical reaction in which a compound is broken down into two or more simpler products using heat, light or electricity is called a decomposition reaction। तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप एजेंट क्या यूज़ कर रहे हो। देखो मैंने 3 एजेंट्स की यहाँ पर बात की आपके लिए, वो क्या क्या हैं? वो हो सकता है हीट, वो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, वो हो सकता है लाइट। ठीक है, इन तीनों को लेते हुए हम अलग अलग टाइप की रिएक्शंस की हम बात करेंगे। तो जो है इसी में हम आगे बात शुरू करते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन the agent used for decomposition, such reactions can be of 3 types। ऐसी रिएक्शंस जो हैं वो 3 तरीके की हो सकती हैं। ठीक है, तो उसमें हम एक एक करके अब अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है इसके अंदर, नंबर 1, इसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, या वैसे एनसीईआरटी में मेंशन तो नहीं है, लेकिन जो है हमें थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस तरह के रिएक्शंस को पायरोलाइसिस भी बोल देते हैं, पायरोलाइसिस।
ठीक है। पायरोलाइसिस में क्या होता है, जैसे जो पायर है, पायर इज़ अ ग्रीक वर्ड, पायर का मतलब होता है फायर, पायर मीन्स फायर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ब्रेकिंग डाउन बाय फायर यानी आप जो है हीट करके किसी चीज़ को अगर आप तोड़ते हो तो उसको हम पायरोलाइसिस बोल देते हैं, पायरोलाइसिस। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, a reaction in which a compound is decomposed by heating is called a thermal decomposition reaction। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हो। तो फिर वही बात आती है कि इसमें क्या होता है कि जैसे हम जो है 3 पर्टिकुलर रिएक्शंस, सिर्फ 3 पर्टिकुलर रिएक्शंस मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप इसमें A to Z जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो आपको इसके अंदर क्या है याद करनी पड़ेगी। बाकी क्या है कि अगर कोई रिएक्शन आती है तो आपको कैटेगराइज करना आना चाहिए भी वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। तो वो रिएक्शन सारी याद नहीं करनी, सिर्फ जितनी मैं आपको 3 बता रहा हूँ वो A to Z आपको यहाँ पर याद करनी है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में 3 रिएक्शंस आती हैं। तो हम एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं। पहला जो इसमें एग्जाम्पल आता है, सबसे पहला मैंने आपको बताया 3 रिएक्शंस हैं, तो पहला जो उसमें से है वो है thermal decomposition of limestone। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। ओके, लाइमस्टोन जो होता है ना, जिसे आप मतलब चूने का पत्थर बोलते हैं, ये जो है, ये लाइमस्टोन जो है ये हमारे, ये एक नेचुरल जो है मिनरल है और हमारे को अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में खूब जो है अबंडेंस में मिलता है। लाइमस्टोन में आपको पिछली लेक्चर में मैंने आपको बताया था, केमिकली लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और जो है इसका कलर जो होता है वो भी वाइट कलर का पाउडर ही होता है, वाइट होता है ये। ठीक है, वाइट होता है, लेकिन ये वाटर में डिजोल्व नहीं करता। ये बात मैंने आपको वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स के बारे में जब बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है वाइट कलर का। अब इसमें क्या होता है कि हम इसमें करते क्या हैं कि जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं यानी इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो लाइमस्टोन के बारे में लिखेंगे, लाइमस्टोन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग undergoes thermal decomposition to form कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आपको पता ही है, आप कैल्शियम ऑक्साइड को जो है क्विक लाइम भी बोल देते हो, कॉमन नेम इसका होता है क्विक लाइम। ये लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। केमिकली इसका फॉर्मूला क्या बनता है, CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर बनता है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं, ये आपको बातें जो है इसके अंदर ध्यान रखनी है। CO2 और CO बनेगा इसके अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन में। तो आगे देखिए, दी केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी कि इसमें क्या होगा आपके पास, जैसे सबसे पहले CaCO3, इसको हीट करोगे आप। देखो, हीट करने के लिए हम जो है एरो के ऊपर या नीचे जैसे भी एक ट्रायंगल का निशान बना के दिखाते हैं, इसको डेल्टा बोल देते हैं।
तो ये जब बना होता है तो इसका ऑटोमेटिकली जो है यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस साइन इंडिकेट्स दैट दिस इज ए decomposition reaction by heating, है ना, या in other words you can say that you have heated a particular compound, ठीक है. So it undergoes thermal decomposition to form CaO and CO2. As far as their physical states are concerned, physical states जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की तो आपको पता है सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड भी जो है सॉलिड, और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होती है, ठीक है. तो ये जो है इसमें एक चीज़ और आती है आपके पास कि ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, एक्चुअली नेचर में, प्रकृति में ना हमें जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड ऐसा नहीं मिलता, ठीक है. क्यों? क्योंकि बहुत रिएक्टिव टाइप का होता है, आपको बताया था, पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है. हमें नेचर में ये मिलता है, ये जो है ना, ये लाइमस्टोन ऐसा मिलता है, ये चीज़ मिलती है हमें कैल्शियम कार्बोनेट. तो जो है ना, जहाँ सीमेंट बनता है ना, सीमेंट फैक्ट्रीज में, वहाँ पर ये जो है माइनिंग होती है और वहाँ पर ज़मीन से खोद के हम लाइमस्टोन लेकर आते हैं और सबसे पहला काम ये करते हैं, देयर आर वेरी मैसिव स्ट्रक्चर्स जिनको किल्न्स बोलते हैं, ठीक है, भट्टे बोलते हैं ना, जैसे अपने जो ईंट के भट्टे होते हैं, इस तरह से बड़े बड़े भट्टियाँ होती हैं. तो उनमें क्या होता है कि इनको इस कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करके जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है इससे, और ये कैल्शियम ऑक्साइड फिर सीमेंट बनाने के काम आता है, मतलब, ठीक है ना. तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताता हूँ इनको ध्यान से नोट कर लेना, बहुत ज़रूरी हैं ये, इन्हीं में से सवाल आते हैं छोटी छोटी बातों में से, ठीक है. दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है. तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है ही, आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड इज कलरलेस, ठीक है. और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ओडरलेस, ना इसमें कोई स्मेल होती है, ना ही इसमें कोई रंग होता है, ठीक है. तो इस तरीके से छोटी छोटी सी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है. ये आपका सबसे पहला जो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन आपके पास आ गया, ये आपको पूरा पूरा याद रखना है. एज फार एज बैलेंसिंग इज कंसर्न, इसको आप ध्यान से देखोगे तो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है. तो अब देखो दूसरा जो है इसके अंदर हम जो इसी कैटेगरी में थर्मल डिकम्पोजिशन में दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये है थर्मल डिकम्पोजिशन of ferrous sulfate हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है. अब आप कहोगे ये क्या चीज़ आ गई, नई आफत, ठीक है. तो कोई खास बात नहीं है. पहली बात तो आप ये समझिए, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट एक्चुअली क्या होता है. कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं, फेरस सल्फेट तो आप समझ सकते हो, आयरन सेकंड सल्फेट फार्मूला FeSO4 बनेगा, लेकिन इसमें ना साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, 7 मोल्स होता है, ठीक है. 7 मोल्स होता है इसके अंदर, यानी 1 मोल अगर फेरस सल्फेट होता है उसके साथ 7 मोल्स वाटर होता है. इसके इंटर पार्टिकुलर स्पेसिस में ये वाटर एंटेंगल्ड होता है, फंसा हुआ होता है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है. तो ना ये इसको इसीलिए ये क्या कहलाता है, हेप्टा. हेप्टा स्टैंड्स फॉर 7, और हाइड्रेट, हाइड्रेट वर्ड आता है आपका वाटर के लिए, तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बोलते हैं इसको. तो इसका कॉमन नेम एक होता है, इसको ना जो है इसका कॉमन नेम जो होता है इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, एक कॉमन नेम होता है ग्रीन विट्रियोल. ये ग्रीन कलर का ही होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं. एक्चुअली जो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसको ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं. तो उससे बने हुए चीज़ें जैसे सल्फेट आयंस है ना इसके अंदर, तो वहाँ से विट्रियोल वर्ड आता है. तो जो है ये FeSO4.7H2O, ये जो है थर्मल डिकम्पोजिशन इसका हमने देखना है इसके अंदर. तो जो है ये ग्रीन कलर का जो है आपके पास ये सॉल्ट होता है. तो इसको थोड़ा सा हम देख भी लें एक्चुअली दिखने में कैसा होता है ये. तो देखो इसमें आप लिखोगे, वी टेक a small amount of
FeSO4.7H2O and heat it on a flame. ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ये सॉल्ट लेते हैं और उसको होल्डर से पकड़ के और उसको फ्लेम पे हीट करते हैं। तो आप क्या देखेंगे इसके अंदर, इनिशियली the green color of salt is lost. It becomes dirty white. And small water droplets are seen near the mouth of the test tube. This is because on heating, first of all, FeSO4.7H2O loses its water of crystallization इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जो 7H2 है ना उसके साथ, एंड बिकम्स एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राई, ड्राई हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो है होता क्या है कि जो आप अगर बैलेंसिंग के हिसाब से अपन शुरू से लेकर चलें तो एक बार, इसलिए मैं यहाँ पर 2FeSO4 लूँगा। 2FeSO4 जो है आपने सॉलिड जो लिया तो वो जो है क्या होगा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, जो आपने 2FeSO4.7H2 जो आपने लिया, ठीक है, जो कि फिज़िकल स्टेट उसकी सॉलिड थी, इसको हीट जब आप करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होता, तो वो जो है वो इजीली इवेपोरेट कर जाता है इसमें से, वो इजीली जो है वो बाहर निकल जाता है इसमें से, और वही जो है ना ये गैसियस फॉर्म में इसके वेपर्स जो हैं टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास इसके ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आते हैं, है ना। तो ये जैसे अब आप जैसे हीट करते हो, जैसे मान लो अपन घर में भी कोई वेसल में पानी को हीट करते हैं, उसके ऊपर अगर आपने प्लेट सी रख दी तो आप देखते हो क्या होता है कि जो बर्तन है उसके या प्लेट के आसपास क्या होता है, छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं। वैसे ही जो है यहाँ पर भी वाटर की ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो आपसे सवाल जो है कई बार अक्सर ये पूछा जाता है कि एक बार आया था एग्जाम में कि भाई जब आपने FeSO4 को हीट किया तो देयर वर ऑब्जर्व्ड सम कलरलेस ड्रॉपलेट्स ऑफ सम लिक्विड नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो आइडेंटिफाई दिस लिक्विड। इतना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत बच्चे गलत कराए। वो इसीलिए गलत कराए, वो ये नहीं सोचा भी क्या होना चाहिए था, सिंपली उसका आंसर क्या होना था, वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है इसमें वो यही होता है कि FeSO4 जो है अपना .7H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज़ करता है, वो इवेपोरेट कर जाता है, और उसके बाद जो ये आपके पास FeSO4 बनता है ये एनहाइड्रस कहलाता है। देखो हाइड्रेट वर्ड जब आता है ना, हाइड्रेट वर्ड आता है वाटर के लिए, जैसे हम गर्मी में कहते हैं बड़ा डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, तो हाइड्रेशन मतलब पानी का होना, तो ये जो है एनहाइड्रस हो गया, यानी ये ड्राई हो गया, अब इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, लेकिन आप इसको देखो यहाँ तक अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी एक्चुअल थर्मल डिकम्पोजिशन तो अब शुरू होगा इसका। ठीक है, तो अब देखिए आगे लिखिएगा, ऑन further heating, FeSO4 decomposes to
form a reddish तो रेडिश ब्राउन सॉलिड Fe2O3, ठीक है। ये फेरिक ऑक्साइड जो है इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली आपने जो देखा होगा, ये रियल लाइफ में आपने Fe2O3 देखा होगा। ये जो लोहे पे जंग लग जाती है ना, जंग देखी होगी आपने, है ना, लोहे पे जंग लग जाती है जो जो वो देखी होगी आपने, रेडिश ब्राउन सी कलर की होती है, वो यही होती है, वो फेरिक ऑक्साइड ही होती है, ठीक है। तो जब आप फेरस सल्फेट को फर्दर हीट करते हैं तो वो जो है ब्राउन से कलर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। एंड फर्दर क्या होता है, एंड टू कलरलेस गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 and sulfur trioxide SO3 are released these gases have a smell of burning sulfur। जैसे दिवाली पर पटाखे छुड़ाते हैं ना, पटाखे छुड़ाने पे जैसी स्मेल आती है, तो वो जो है इसमें ऐसी स्मेल होती है, मगर ये गैसेस जो होती हैं कलरलेस गैसेस होती हैं। तो इसमें जो है इसकी जो केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, ये एक्चुअल अगर आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट आता है, तो अब जो बता रहा हूँ ये जो बताया आपको, ये आपको लिखना है इसके अंदर, दी केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज एज फॉलोज, ठीक है। तो वो केमिकल इक्वेशन क्या होगी वो देखिए आप, ये आएगा 2FeSO4। बैलेंसिंग का मैं पहले से ही इसको थोड़ा सा साथ साथ लेके चल रहा हूँ, एरो के ऊपर आपने हीट लगाया, ये लिखनी है। अगर आप बच्चे क्या करते हैं वो सिर्फ वाटर ऑक्सीडेशन लिखाते हैं, वो गलत है, वहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जो इक्वेशन है आपको लिख कर आनी है, Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस, ठीक है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड नाम से ही आप फॉर्मूला बना सकते हैं। डाई ऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन, ट्राई ऑक्साइड मतलब 3 ऑक्सीजन होते हैं। तो ये जो है इस तरीके से आपके पास ये जो आपकी रिएक्शन होती है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की होती है। जितनी भी बातें बताई हैं आपको, ये सारी की सारी बातें इसके अंदर आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। लेकिन अभी भी इसमें मैं आपको कुछ और बातें बताऊँगा, वो ध्यान से देखिएगा। दी पहली बात क्या है, दी ओडर of gases is always observed by wafting technique, ठीक है। वेफ्टिंग टेक्निक से ही इसको जो है हम पता लगाते हैं। मतलब क्या हुआ, ये वेफ्टिंग टेक्निक क्या चीज़ होती है, देखो आप। ये देखो आप, ये वेफ्टिंग टेक्निक में क्या करते हैं, कोई भी जैसे, तो जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी गैस का ऑर्डर लेते हैं, तो यू जस्ट वेव योर हैंड ऑन टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ऐसा नहीं है कि सीधे ही नाक डाल के आपने सूंघ लिया तो दोबारा जो है ना आपको सांस नहीं आएगा उसके अंदर। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। तो जब भी आप जो है, इसमें एक खास बात आती है कि जो है हाउ यू टेक द ऑर्डर ऑफ ए गैस, दिस इज बाय वेफ्टिंग टेक्निक। तो इसमें क्या है, इसमें हम लिख सकते हैं दैट इन दिस टेक्निक वी वेव our hands
from the mouth of test tube towards our nose, या फेस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या है, थोड़ी थोड़ी सी आपको अंदाज़ा लेना होता है स्मेल का। ये नहीं है कि सूंघ के आपने घर ले जानी होती है वो, ठीक है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक सांस खींची उसके बाद दूसरी सांस आए ना आपको, तो इसीलिए जो है ये वेफ्टिंग टेक्निक होती है। मोरोवर इसमें और एक बात ध्यान रखने वाली है, ओके, इसमें एक चीज़ और है, वो है टेस्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वो क्या होता है कि वो टेस्ट क्या है, व्हेन वी ब्रिंग ए filter paper strip soaked in potassium dichromate solution, the color of the strip changes from orange to green. This confirms the presence of सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो से मैं आपको दिखाता हूँ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें तो हमने क्या करना है, जैसे फ़िल्टर पेपर में सोक करा तो फ़िल्टर पेपर आपका जो है वो कलरलेस होता है ना पेपर, तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, तो उसमें डिप करके निकालोगे तो फ़िल्टर पेपर जो है आपका वो भी ऑरेंज हो जाएगा। अब जब टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास आप लाओगे ना, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जिसमें क्या है कि वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में बबल करते हैं, तो आप वो ग्रीन कलर का चेंज देखना ध्यान से, ओके। ओके, सो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो यहाँ पर जो है थर्मल डिकम्पोजिशन जो है उसके दो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हमने कर लिए, तीसरा एग्जांपल अभी और है तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज एक बार आप इतना ही याद रखिए क्योंकि टॉपिक लंबा है, तो हम इसको पार्ट्स में करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, तो आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही करेंगे हम, ठीक है। सो मेक योर प्रॉपर नोट्स एंड ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग। जल्दी है ना, वी विल बी कंडक्टिंग अ टेस्ट ऑल्सो, ओके। बाय फॉर नाउ।